बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान में एक नया चूरन बेचा जा रहा है। ये पहली दफ़ा नहीं, पहले भी बेचा गया है। मैं आपके सामने सारी तफसीलात रख दूंगा। एस्टेब्लिशमेंट कैसे पाकिस्तानियों को एक मरतबा फिर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगी। ये नया सौदा जो अब बेचा जाएगा, ये माजी में कब कब बेचा गया और ये किस तरीके से बेचा गया, ये मंजन क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। और ख्वाजा आसिफ साहब का इस्तीफ़ा, क्या वाकई वो इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं या उन्होंने इस्तीफ़ा देने का फैसला किया? और ये एडीसीआर जो है, एडिशनल जो डिप्टी कमिश्नर है वहाँ का, सियालकोट का, ये इसका इस्तीफ़ा इतना बड़ा है और क्या इतना अहम मामला है? ये मामला है क्या, इस पे बात करते हैं। लेकिन पहले इमरान खान साहब ने जेल से एक स्टेटमेंट दिया है। उनका एक ऑफिशियली स्टेटमेंट आ गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 अगस्त के एहतजाज के बाद। उन्होंने कहा, जी जुल्म और जबर के बदतरीन दौर में 5 अगस्त की कॉल पर पाकिस्तानी कौम का बड़ी तादाद में निकलकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना ना सिर्फ काबिल तारीफ है, बल्कि मुल्क पर छाई जुल्म की अंधेरी रात में तुलुए सहर की नवीद है। अवाम ने जैसे तमाम तर फस्तायत के बावजूद कल सड़कों पर निकलकर अपनी आइनी हुकूक के लिए एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, वो काबिल तहसीन था। मैं बिलखसूस पंजाब की अवाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने छापों और गिरफ्तारियों के बावजूद खौफ के सब बुतों को तोड़ दिया। सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम जिस तादाद में 5 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज में शामिल हुए, वो शाबाश के मुस्तहिक हैं। लीडरशिप पर प्रेशर के बावजूद भरपूर मुल्क गिर एहतजाज अवामी शऊर और बेदारी का शानदार मजहर है। पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी डिक्टेटर के मार्शल दौर में इस कदर जुल्म नहीं हुआ जितना आसिम लॉ में आसिम मुनीर कर रहा है। मौजूदा दौर का मवाजना ना सिर्फ याया खान के दौर से किया जा सकता है, जब अवामी राय को रौंदने की गर्ज से मुजीबुर रहमान की पार्टी और अवाम पर फस्तायत के पहाड़ तोड़े गए और महज अपने इक़्तिदार के लिए मुल्क को 2 लख्त कर दिया गया था। आज मुल्क में जो हो रहा है वो सकूते ढाका के दौर की याद ताज़ा करता है। तब भी जमहूरियत का गला घोंटकर कानून की बालादस्ती का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया था। मीडिया की आज़ादी और एहतजाज का हक छीन लिया गया था और मुल्क में सिर्फ जंगल का कानून नाफिज था। इस जबर के निज़ाम से निजात सिर्फ तब मुमकिन है जब ये कौम यकजा होकर खड़ी होगी। हमारी तहरीक का अगला अहम दिन 14 अगस्त है। ये वो दिन है जब हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां देकर अंग्रेज़ों से तो आज़ादी हासिल कर दी थी, लेकिन कौम आज तक हकीकी आज़ादी से महरूम है। इस मुल्क में जब तक आइन और कानून की बहाली नहीं होगी, आज़ादी नहीं मिलेगी। 14 अगस्त को वतन अजीज़ में जारी फस्तायत के खिलाफ पूरी कौम एक मरतबा फिर भरपूर अंदाज में निकले। हमें इस माफिया से आज़ादी लेना होगी और आज़ादी लेना तब ही मुमकिन होता है जब कोई कौम कुर्बानी देने को तैयार होती है। मैं खुद अपनी कौम की खातिर जेल में बदतरीन हालात काट रहा हूँ। यहाँ मौजूद कैदी भी एतराफ़ करते हैं कि ऐसा सलूक तो किसी आम कैदी के साथ भी नहीं होता जैसा कि मेरे साथ किया जा रहा है। मुझे तोड़ने की नाकाम कोशिश में मेरी अहलिया बुशरा बेगम को भी बदतरीन हालात में रखा जा रहा है, मगर मैं फिर भी आइन और कानून की बालादस्ती और जमहूरियत की बहाली के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ। हकीकी आज़ादी हासिल करने के लिए हम सबको मिलकर कुर्बानी देना होगी। मैं इस डाकू डफर अलाइंस के आगे कभी नहीं झुकूंगा और आसिम ला को कभी भी तस्लीम नहीं करूंगा। मुझे सारी ज़िंदगी भी जेल में रहना पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूं। अच्छा, एक बात याद रखें, इमरान खान साहब फ़ौज के बारे में कोई बात नहीं करते। वो फ़ौज को बुरा नहीं कह रहे, बल्कि वो कई दफ़ा कहते हैं कि मुल्क भी मेरा, फ़ौज भी मेरी। वो आसिम मुनीर के खिलाफ बात करते हैं और वो फ़ौज को और आसिम मुनीर को अलग अलग रख के देखते हैं। जो मैंने समझा इमरान खान साहब के पिछले चंद ट्वीट्स में, मुझे ये समझ आया कि इमरान खान साहब अब आसिम मुनीर को और फ़ौज को 2 अलग अलग एंटिटीज़ देखते हैं। उन्हें लगता है कि वो फ़ौज को, बल्कि वो कहते भी हैं कि फ़ौज के इदारे को तबाह कर रहे हैं आसिम मुनीर साहब और नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही बात जो है वो उसने भी की थी गंडापुर साहब ने, लेकिन बाद में उन्होंने बात को ट्विस्ट दे दिया। याद रखें कि बहादुर कौमों को दुनिया में कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। तमाम पाकिस्तानी जेल जाने का खौफ अपने दिल से निकाल दें। मेरा तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान को भी खसूसी पैगाम है कि अपने दिलों से जेल का डर निकाल कर लोगों की क़यादत करें और जमहूर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए क़यादत फराहम करें। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने के लिए हो रहा है। ऐसा ही ऑपरेशन ANP के दौर में भी किया गया था और मुशर्रफ दौर की नाकाम पॉलिसियों को अपना कर ANP खैबर पख्तूनख्वा में ख़त्म होकर रह गई।
मेरा हमेशा यह मौक़िफ़ रहा है कि फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं होता, बल्कि इससे दहशतगर्दी, नफरत और तबाही मजीद फैलती है। कबायली इलाकों में कोई नया ऑपरेशन हरगिज़ नहीं होना चाहिए। वहाँ के मसाइल का हल मकामी और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की बातचीत से ही मुमकिन होगा। सिर्फ अफगानिस्तान से रद्द-ए-अमल की उम्मीद में अफगान मुहाजिरीन को जिस बेदर्दी से बेदखल किया गया वो भी अफसोसनाक है। अफगानिस्तान से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया तो अपने ही लोगों पर बंदूक उठाकर हालात ख़राब करने की अफसोसनाक कोशिश की जा रही है। एक मरतबा फिर वाज़े कर रहा हूं कि जिन मेंबरान असम्बली को ना हक ना अहल किया गया है, उनकी नशस्तों पर कोई इंतखाब नहीं लड़ेगा। इन लोगों ने तमाम मुश्किलात के बावजूद तहरीक इंसाफ पर यकीन किया और पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, लिहाजा ये सीटें उन्हीं का हक है। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का मतलब यह होगा कि हम उनके नाजायज़ अमल को जायज़ करार दे रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना हमारे लोगों की कमर में छुरा घोंपने के मुतरादिफ होगा। अच्छा, ये बात तो किसी ने सोची नहीं थी, इमरान खान साहब ने कही है कि भाई जिन लोगों ने वफादारी की, जैसा कि सरताज गुल वजीर हैं, जैसा कि साहबजादा हामिद रजा है, या बाकी लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शिबली अफराद, उमर अयूब साहब बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा सियासी नाम है, साथ में इमरान खान साहब का उन्होंने बहुत मुश्किल में साथ दिया। अगर इनकी जगह पे दूसरे उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे तो ये तो इनकी पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ होगा कि जनाब आपने अपनी लड़ाई लड़ ली, आपको फारिग कर दिया गया तो हमने भी आपको फारिग कर दिया। ये बड़ी गहरी बात इमरान खान साहब ने की है। आइन और कानून की बहाली के लिए कामयाब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इनेकाद, कौमी डायलॉग के आगाज और अहम कौमी मसाइल के हल पर मुतफ़िक़ा तजावीज़ पेश करने पर तमाम शुरका और आर्गनाइजर खसूसन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के ओहदेदारान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये इमरान खान साहब ने जेल में बातचीत की और इस बातचीत को ऑफिशियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ट्वीट कर दिया। अब आ जाए नाज़रीन उन खबरों की तरफ जो फैलाई जा रही हैं और जो फैल रही हैं। जाहिद गिशकोरी साहब की खबर देख लें, फिर यह खबर मोहम्मद मालिक साहब ने दी, फिर कुछ और लोगों ने भी दी। मोहम्मद मालिक साहब फरमाते हैं कि 2 लिस्टें बन रही हैं और ये लिस्टें जैसे उन्होंने बात की तो उनसे अंदाज़ा होता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। जून और जुलाई में 2 बड़ी अहम मीटिंग्स हुई और ये बड़ी अहम शख्सियत ने मीटिंग की। अहम शख्सियत पाकिस्तान में आर्मी चीफ होता है और कोई अहम नहीं होता। तो बहरहाल ये तो अब वो बता सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया पे आप नाम नहीं ले सकते ना। तो उन्होंने कहा जी, उन्हें बताया गया कि 2000 अरब से ज़ायद पिछले 2-3 सालों में करप्शन हो गई है। ये 2-3 सालों में, जब से आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब और जब से रिजीम चेंज ऑपरेशन किया था जनरल बाजवा ने, तब से लेकर अब तक 2000 अरब से ज़ायद की करप्शन होगी। उनको ये बताया गया। फंड में करप्शन और इदारों के लोग शामिल हैं, जो फंड तरक्याती दिए जाते हैं उसमें भी करप्शन हो रही है। इदारों के लोग भी बीच में शामिल हैं और इदारा इन्वॉल्व हो गया। इदारा इन्वॉल्व होने का मतलब ये होता है कि फौज इन्वॉल्व हो गई। इदारा एक ही, जब इदारा कभी कोई सहाफ़ी बोले ना कि इदारा ये सोचता है या इदारा ये कहता है, तो इदारे का मतलब होता है फौज। तो कह रहे हैं इदारा इन्वॉल्व हो गया और अब एक लिस्ट बन रही है जिसमें पहले 500 केसेस पकड़े जाएंगे। इनमें कुछ सियासतदान शामिल किए हैं, ब्यूरोक्रेट शामिल किए हैं, लटरम पटरम इधर उधर से, और जनाब रिकवरी की जाएगी। और ये टारगेट रखा गया कि 500 अरब भी पहले रिकवर हो जाए शुरू में, तो ये एक अच्छा स्टार्ट हो जाएगा। ये तो अब एक खबर दी ना। दूसरी, जाहिद गिशकोरी साहब ने खबर दी। उनकी खबर के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत को 58,000 पाकिस्तानियों के बारे में डाटा मिल गया, जिनके बैरून मुल्क असासे, अकाउंट्स हैं और जायदादें। इन असासों की कुल मालियत 8 अरब डॉलर है और ये 58 ममालिक में फैले हुए हैं। हाजिर और रिटायर्ड सरकारी अफसर भी इस फहरिस्त के अंदर शामिल हैं, जिनकी तादाद 750 है। फहरिस्त में शामिल दीगर अफराद में 56 सियासतदान, 300 बड़े और छोटे ताजिर और 37,000 पाकिस्तानी शामिल हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता 15 सालों में अपनी शहरियत तर्क कर दिया, पाकिस्तानी शहरियत छोड़ के बाहर चले गए। अच्छा जी, इसमें यह बता रहे हैं कि 2570 से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन, जिनमें ज़्यादातर ग्रेड 16 और इससे ऊपर के अफसरान हैं, या तो वो खुद दोहरी शहरियत रखते हैं, 2 मुल्कों की उनके पास नेशनलिटी है, या इनकी शरीक हयात के या बच्चे वहाँ की शहरियत रखते हैं। हुकूमत इन अफराद के खिलाफ तकरीबन 450 टैक्स चोरी के मुकदमा दायर करने का इरादा रखती है। नाज़रीन, ये हो गया जी मामला। ये कहानी आपको सुना दी गई। ये मंजन अब आपको बेचा जाएगा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को और एस्टेब्लिशमेंट को बड़ी फिक्र है कि जनाब पाकिस्तान में करप्शन हो रही है और करप्शन का पैसा बाहर जा रहा है। ये मंजन आपको पहली दफ़ा नहीं बेचा जा रहा, ये आपको पहले कई दफ़ा बेचा गया। ये मंजन आपको ज़िया उल हक के दौर में बेचा गया, ये मंजन आपको परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बेचा गया, ये मंजन आपको राहील शरीफ के दौर में बेचा गया, ये मंजन आपको जनरल बाजवा के दौर में बेचा गया, और यही मंजन आपको अब आसिम मुनीर साहब भी इनके दौर में भी बिक रहा है। अब मंजन है क्या कि एस्टेब्लिशमेंट को बहुत गुस्सा चढ़ता है जब कोई करप्शन करता है।
देखिए, मेरी दिलचस्पी इसमें है कि पाकिस्तान के सारे फैसले तो करती है एस्टेब्लिशमेंट। हर इदारे के ऊपर काबिज कौन है? एस्टेब्लिशमेंट। हर जगह पे बैठा हुआ कौन है? एस्टेब्लिशमेंट। नैब को कौन करता है कंट्रोल? एस्टेब्लिशमेंट। जितने इदारों में करप्शन हो रही है वो एस्टेब्लिशमेंट की नाक के नीचे हो रही है। तो जिस वक्त करप्शन हो रही थी, जब मीडिया बता रहा था, तब इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगी। अब अचानक से इनको करप्शन क्यों याद आ गई, ये सोचने वाली बात। एक बात जिसके ऊपर मुझे पूरा यकीन है कि करप्शन को लेकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जरा सा भी रद्द-ए-अमल नहीं है, इतना सा एक टके का रद्द-ए-अमल नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर इन्हें करप्शन बुरी लगती तो ये आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के केसेस माफ करवा के उन्हें इक्तदार में कभी ना लेकर आते। अगर इन्हें करप्शन बुरी लगती तो ये NRO 1 और NRO 2 दोनों NROs कभी ना देते। और ये दोनों NROs किसने दिए? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने दिए। एक दफा मुशर्रफ दौर में हुआ, एक दफा बाजवा के और आसिम मुनीर साहब के दौर में हुआ। तो इसको आप ज़हन में रख लें कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करप्शन को अप्रिशिएट कर सकती है, करप्शन के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। वो करप्शन को बुरा नहीं समझते, वो बुरा समझते हैं कि कोई अकेला करप्शन करे, या उन्हें बुरा लगता है कि कोई करप्शन करे और फिर बात भी ना माने। यानी अगर उनकी बात मानते रहे, आप करप्शन करते रहे, प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। मुझे खुद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के एक बंदे ने यह कहा था कि हमें वो आदमी सूट करता है जो करप्ट होता है, क्योंकि उससे हम बड़े आराम से अपना काम करवा लेते हैं। जो बंदे ईमानदार होते हैं और जिनके अंदर ज्यादा हुब्बुल वतनी का वो भरा हुआ होता है जज्बा, वो हमारे काम नहीं आ सकते। मुझे खुद कहा था और सीनियर ऑफिसर ने कहा था। अब नाज़रीन, मामला ये है कि ये जो करप्शन की कहानी सुनाई जा रही है, ये क्यों सुनाई जा रही है? ये आपको सिर्फ एक मंजन बेचा जा रहा है, और ये पहली दफा नहीं है। ये नून लीग का और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का तरीका वारदात है। एक खबर सुनाता हूं आपको। 9 मई तो आपको याद होगा, 9 मई 2023। लेकिन आज आपको एक और 9 मई मैं याद करवाता हूं, और ये है 9 मई 2014, यानी आज से 11 साल पहले 9 मई। उस 9 मई पे इसहाक डार साहब ने कौम को यह बताया था, जुम्मे का दिन था, और पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने बताया था कि पाकिस्तानियों के 200 अरब डॉलर्स पड़े हुए हैं स्विस बैंकों के अंदर। अब तो ये कह रहे हैं ना 8 अरब डॉलर, यानी जितनी औकात होती है उतनी बड़ी बात करता है लोग। उस दौर में जरा एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को लगता था बहुत पैसा। अभी बेचारे 1-1 अरब डॉलर के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, बेचारे पैसा ही नहीं है इनके पास अपना। तो अब 8 अरब डॉलर पे आ गए। वो 200 अरब डॉलर स्विस बैंकों में पड़ा हुआ था डार के मुताबिक। अब कहते हैं जी 8 अरब डॉलर है जो बाहर पड़ा हुआ पाकिस्तानियों का, हमने लेकर आना है वापस। तो ये 200 अरब डॉलर कहां गया? ये तब भी चूना बेचा गया था पाकिस्तानियों को, और चूना लगाया गया था, चूरन बेचा गया था। स्विस बैंकों से 200 अरब डॉलर वापस लाएंगे। हुकूमत का कौमी असेंबली में ऐलान। 2014 में नवाज शरीफ की हुकूमत, इसहाक डार वजीर खारजा और राहील शरीफ था गालिबन उस वक्त, हाँ राहील शरीफ ही था उस वक्त, आर्मी चीफ था। तो उस वक्त जनाब ये फैसला हुआ कि इन बैंकों में रकूम जमा करवाने वालों के नाम और अकाउंट की तफसीलात हासिल करने के लिए स्विट्जरलैंड और पाकिस्तान के दरमियान टैक्स मुआहदे में तरामीम के लिए 26 अगस्त को मुज़ाकरात होंगे। ना मुज़ाकरात हुए, ना किसी का नाम आया, ना कुछ पता चला। बाद में पनामा पेपर्स के अंदर पता चला कि इधर तो जनाब पनामा लीक्स हो गई है। यहाँ पे तो जो है वो एक और जो है वो बरतानिया के अंदर जो है वो बेनामी प्रॉपर्टीज निकल आई हैं। तब पता चला कि एक शरीफ खानदान है, पेंट हाउस पायरेट्स, आपको याद है इनकी बड़ी कहानियां मशहूर हुई थी। बहरहाल ये चूरन पहले भी पाकिस्तान को बेचा गया, बार बार बेचा गया। एहतसाब करेंगे, परवेज मुशर्रफ भी इसी नारे के साथ आया था, सबका एहतसाब कर दूंगा। किसी का एहतसाब नहीं किया, बल्कि उसके दौर में करप्शन को 4 चांद लग गए, पर लग गए करप्शन को, टका के करप्शन की गई। उसके दौर में भी पैसा ही बहुत आया पाकिस्तान में। रियल स्टेट माफिया बन गया उस दौर में। बहुत सारे माफियात ऐसे जो पहले कभी नहीं थे, वो माफियात उस दौर में बने। तो ये कौम को ना तवज्जो हटाने के लिए कि जनाब हम बड़े खिलाफ हैं करप्शन के और इमेज बिल्डिंग होगी, कुछ इधर से पकड़ के इसको जबा कर दिया, उसको पकड़ के जबा कर दिया। अभी एक पकड़ा हुआ बेचारा ADCR, चंद अरब की करप्शन की होगी बेचारे ने। भाई पकड़ना है तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के उन लोगों को पकड़ो जिन्होंने जजीरे लिए हुए हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के उन लोगों को पकड़ो जिनके नाक के नीचे करप्शन होती है, और आज तक उनसे पूछा नहीं गया कि जनाब ये करप्शन आपके नाक के नीचे होती है, पैसा कहां से आता है। जरा नाम निकाले ना उन लोगों के, पता करें कि उन लोगों ने कितना पैसा बनाया। और बाहर के खाली ब्यूरोक्रेट जाके रहते हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग जो रिटायर हो जाते हैं वो जाके बाहर नहीं रहते, वो भी रहते हैं। बाकी बहुत सारे लोग हैं और वो भी बाहर जाके रहते हैं, वहां जाके शहरियत ले लेते हैं, क्योंकि इनके पास लूट का माल बहुत ज्यादा होता है। काम तो करना नहीं पड़ता, बाकी जिंदगी गुजारते हैं याशी में बीवी बच्चों के साथ। बहरहाल एक ADCR जो है उसको सरकारी ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया,
और ये जो सरकारी ऑफिसर है ये जनाब अली गिरफ्तार होता है सियालकोट से। पहली खबर इसकी आती है, मोहम्मद उमैर साहब देते हैं, जर्नलिस्ट हैं। शुरू में मैं 2 अगस्त की खबर है उनकी। वो ये कहते हैं सियालकोट के हुकूमती हल्के के हर दिल अजीज RO, ये RO भी थे, रिटर्निंग ऑफिसर थे अहम तरीन हल्के के। तो ये आंखों के तारे हैं ना ख्वाजा आसिफ वगैरह इस तरह के लोगों के। तो जनाब ये क्योंकि RO थे, और फिर आपको पता है रेहाना डार साहबा के साथ क्या हुआ, बाकी लोगों के साथ क्या हुआ वहां पे, और इस किस्म के लोगों ने ही किया। जो यास्मीन राशिद साहबा के साथ हुआ लाहौर में, इसी किस्म के लोगों ने किया। जो आलिया हमजा साहबा के साथ हुआ, इसी तरह के लोगों ने किया कि इधर का इलेक्शन उधर कर दिया। जो कुछ मरियम नवाज को इलेक्शन जितवाने के लिए महर शराफत के खिलाफ हुआ, इसी तरह के लोगों ने किया। तो जनाब ये भी एक शख्सियत थे, और इनको जनाब गिरफ्तार किया गया करप्शन के मामले पर। एंटी करप्शन ने 5 रोज का रिमांड हासिल कर लिया। एक जिले में करप्शन का ये लेवल है, पूरे सूबे में कितनी करप्शन होगी उन्होंने खबर दी थी। अब जनाब पता चलता है कि एक सूबाई और वफाकी वजीर जो है वो मुश्किल में आ गया। पहले ये खबर आती है इस आदमी के गिरफ्तार होने के बाद, और फिर पता चलता है कि करप्शन का मामला करोड़ों का नहीं अरबों का है। तो चलो अरबों इसने खा लिए तो क्या हुआ, बेशुमार लोग अरबों खाते हैं। भाई जितने लोगों से आपने 2 नंबर काम करवाया, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इनसे जाली फॉर्म 47 लिए थे ना RO से। तो जिन्होंने जाली फॉर्म 47 लिए RO से, वो है ना रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि इन्होंने तो जालसाजी कर दी। अब तो ये ब्लैकमेल करेंगे, पैसा बनाएंगे। इनको पता है पाकिस्तान में रखा ही कुछ नहीं है, हमने पूरा का पूरा इलेक्शन उल्टा दिया है। इस मुल्क के अंदर तो जीना भी मुश्किल है, इस मुल्क के अंदर रहना भी मुश्किल है। इन RO से बेहतर किसी को नहीं पता, जिन्होंने अपने हाथ से पूरी तबाही फेरी है। वो कभी इस मुल्क में रहना चाहेंगे, वो फटाफट पैसा लपेट के मुल्क से भागना चाहेंगे, और इसीलिए सबने अन्नी पाई हुई है। अब जनाब जुबैर अली खान साहब ने खबर दी इस बारे में। उन्होंने कहा जी कि ख्वाजा आसिफ ने इस्तीफा दे दिया इस बारे में, और ये रुला पड़ गया। और ये बहुत सारे और भी साहब ये क्लेम कर रहे थे कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी इस बंदे को फौरी तौर पे रिहा किया जाए, और इसका रिमांड अब मुकम्मल हो रहा है। देखना यह है कि आज के दिन में इसको रिहाई मिलती है या नहीं मिलती। अगर रिहाई मिलती है तो पता चल जाएगा कि क्या होता है, रिहाई नहीं मिलती तो पता चलेगा फिर क्या होता है, या इसके लिए क्या सहूलत पैदा की जाती है। बहरहाल इसको गिरफ्तार जो है वो एंटी करप्शन ने किया है पंजाब में। तो यहाँ पे पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत का भी मामला है। और कुछ लोग कहते हैं ख्वाजा आसिफ ने जाकर नवाज शरीफ से मुलाकात भी की है, और अपना इस्तीफा भी डॉक्टर तौकीर शाह को भिजवा दिया गया है। और यह कहा गया है मोहम्मद जुबैर साहब के बकौल के ADCR को रिहा करवाएं या इस्तीफा मंजूर कर लें। ख्वाजा आसिफ साहब ने इसके ऊपर रद्दमल देते हुए कहा नहीं जी नहीं, ये ख्वाहिश है, ये खबर नहीं है, और उन्होंने इसकी तरदीद की है ख्वाजा आसिफ साहब ने। लेकिन यही ख्वाजा आसिफ साहब अभी एक दिन पहले कह रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी ने करप्शन कर करके पाकिस्तान की तबाही फेर दी, सियासतदान तो सिर्फ झूठा खाते हैं और मुंह काला करते हैं अपना। इस पे औरिया मकबूल जान साहब ने कहा कि ख्वाजा साहब ये ब्यूरोक्रेसी की वो नस्लें हैं जिन्होंने 80 की दहाई में बददियानती और सियासी दड़ेबंदी आपके कायद नवाज शरीफ की रहनुमाई में शुरू की। आप जरूरतमंद बने और एक एक का नाम लें और इनके असासों की सरेआम तहकीकात का आगाज करें। मैं सबसे पहले खुद को तहकीक के लिए पेश करता हूं। आपके कायद और बेनजीर जरदारी ने करप्शन और सियासी वफादारी की जो फसल बोई है, यह मुल्क इसी वजह से आज बर्बाद है। यही इन्होंने सारे इदारों के साथ किया, एंड में फौज के साथ भी यही कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। यानी अभी नया जर्नल आने लगता है तो वो बातें हो रही होती हैं, ये उसका आदमी है, ये उसका आदमी है, इसके जरदारी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, ये बंदा न्यूट्रल लगता है, इसके अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, ये वाला बंदा जो है ना ये इस पार्टी का बंदा है। यानी ये पहले से बातें हो रही होती हैं। सहाफ़ी हो गए, सियासतदान हो गए, अपनी पसंद नापसंद को वहां पे बयान कर रहे होते हैं पहले से ही। तमाम इदारे पाकिस्तान के पॉलिटिसाइज हो गए, और ये कारनामा नवाज शरीफ और जरदारी साहब ने मिलकर किया, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने। तो नाज़रीन ये भी चुना अब आपको लगाया जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब करप्शन के खिलाफ है। तो आपने ये वाली खबर इस कान से सुननी है और इस कान से निकाल देनी है, क्योंकि अगर ये खिलाफ होते ना करप्शन के तो इन सारे लोगों को NRO 2 देकर इक़्तिदार में लाकर ना बिठाते, जिनकी करप्शन की कहानियां सुन सुन के और पढ़ पढ़ के हम लोग बड़े हुए हैं, और आज तक ये साबित नहीं कर सके, मनी ट्रेल नहीं दे सके अपने मामलात के। ये दुनिया के अमीर तरीन लोग बने हुए हैं, इस खित्ते में इतना पैसा किसी के पास नहीं है। बहरहाल नाज़रीन और खबरें हैं मेरे पास पाकिस्तान से, लेकिन एक खबर मैं आपको देना चाहूंगा इंटरनेशनली, और वो खबर है मोदी और ट्रंप के मामले की। ट्रंप ने इंडिया के ऊपर मजीद इजाफी 50% टैरिफ कर दिया है। यानी पहले 25% टैरिफ लगाया था, अब 25% और लगा दिया। अब ये इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। इंडिया की अमेरिका के साथ बड़ी कामयाब तिजारत है और उसमें इंडिया बहुत पैसा बनाता है।
लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को हथौड़ा मारा। वो ये चाहता है कि रशिया के साथ इंडिया बिल्कुल कारोबार ना करे और उनसे तेल ना खरीदे, उनके साथ मामलात ना करे। और इंडिया रशिया के साथ कुछ दफाई मुआहदे भी कर रहा है। अमेरिका के दिमाग में ये था कि इंडिया मुआहदे करेगा अमेरिका के साथ और चीज़ें खरीदेगा अमेरिका से, हथियार भी लेगा अमेरिका से, तो इसमें अमेरिका को पैसे मिलेंगे और उसके बदले में अमेरिका इंडिया पे एक मुनासिब सा टैरिफ लगा देगा पाकिस्तान की तरह, तो दोनों को फ़ायदा हो जाएगा और अमेरिका उसमें बड़ा फ़ायदा कमा लेगा। लेकिन इंडिया ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया इस बात पे। उन्होंने कहा जी हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी है। अब इंडिया का जो दोबारा स्टेटमेंट आया है ये बड़ा मजबूत स्टेटमेंट है इंडिया का, और उन्होंने कहा जी कि ऐसा नहीं है कि हम कंप्रोमाइज़ करेंगे अपनी खुददारी के ऊपर। भारत का जो रद्द-ए-अमल है वो ये है कि वज़ीर खारजा ने, उनकी वज़ारत खारजा ने डोनाल्ड ट्रंप के इस इक़दाम पर एलामिया जारी किया जिसमें इस फैसले को गैर मुनासिब करार देते हुए अपनी मुल्की मफादात और इक़्तिसादी सलामती को महफूज रखने के लिए हर ज़रूरी कदम उठाने के अज़म का इजहार किया। उन्होंने कहा पहले ही वादे कर चुके हैं कि हम अपनी मुल्की ज़रूरत को पूरा करने और अपनी सलामती को मद्देनज़र रखते हुए दरामदात करते हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर इजाफी 25% टैरिफ आयद किया है, हालांकि यही दरामदात दीगर ममालिक भी अपने कौमी मफाद में कर रहे हैं। भारतीय वज़ीर खारजा ने अपने बयान में कहा कि हम ये बात दोहराते हैं कि अमेरिका का ये इक़दाम गैर मुनसिफाना, बिला जवाज़ और गैर मुनासिब है। भारत अपने कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। यानी भारत पीछे नहीं हटा इस मामले में। यही रद्द-ए-अमल मरकज़ी हुकूमत ने भी पार्लियामान में दिया और उन्होंने कहा कि मकामी सनतों, किसानों और माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं उनके हक़ में इक़दामात की उन्होंने यकीन दहानी करवाई। यानी ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें भारत डट गया अमेरिका के सामने। अब अमेरिका के पास क्या रास्ता है और भारत क्या कर सकता है, तो इसमें एक डेवलपमेंट हुई है, बाकी डेवलपमेंट में हम नज़र रखेंगे, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 7 साल के बाद अमेरिका के इस इक़दाम के नतीजे में भारतीय वज़ीर आज़म ने चाइना का दौरा पक्का कर दिया। यानी 7 साल हो गए इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी चाइना नहीं गए, लेकिन अब उन्होंने फैसला किया कि वो चीन का दौरा करेंगे। 31 अगस्त से वो अपना ये दौरा शुरू करने जा रहे हैं। चीन जाएगा भारतीय वज़ीर आज़म, ये बड़ी डेवलपमेंट है। तो ये जो है वो एक पूरा सिनेरियो चेंज हो रहा है। इस पे हम एक अलग वीलॉग कर सकते हैं क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो गया। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।